गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल आर वेल, ऑल आर गुड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर दैट इज आर पी ब्लॉक उसके नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, कर लिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे पहले आपके लिए हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, हम अभी आराम से बोल रहे हैं, आप कर लीजिए। और जैसे कि मैम ने बोला है 15 to 17 डेट तक आपके सब नोट्स चेक होंगे, तो आप उनकी PDF बना के भी सेंड कर देना। ठीक है, ये पॉजिटिवली कंपल्सरी है हर स्टूडेंट के लिए, फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, so students, in our previous videos we have completed our chapter that is P block elements and few general tricks. Okay, and today we are going to start our chapter that is second chapter, that is solution. Okay, तो first thing is that what is solution. देखते हैं solution क्या होता है. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance whose composition can vary with in action limits. So solution क्या होता है? homogeneous mixture होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा substance क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. ठीक है, और उनका जो composition है वो हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग, हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. बट द पॉइंट इज दैट वो होमोजीनियस होता है, मतलब हम उसमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट, मतलब विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट, वी कांट डिफ्रेंशिएट. ठीक है, हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा सोल्यूट है और कौन सा सोलवेंट. जब इस तरह का जो एक मिक्सचर बनता है, एक लिक्विड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, आइए और बात देखते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में. व्हेन सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स. अगर देखो सॉल्यूशन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है या दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. और इसी तरह अगर वो तीन से मिलकर बनता है तो टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन. ठीक है, वो हमारा कहाँ तक हो सकता है? वो पॉली तक भी जा सकता है. ठीक है, अ सॉल्यूशन में भी एज अ सिंगल फेस, वो में भी एक सिंगल फेस में हो सकता है कि मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है. इट मे बी अ गैस लिक्विड. ठीक है ना, इट मे बी अ सॉलिड सॉलिड, इट मे बी अ गैस गैस, इट मे बी अ सॉलिड लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में क्या होगा? जैसे आपका वाटर एंड सॉल्ट, शुगर एंड वाटर. ठीक है, इस तरह से. तो सिंगल फेस सिस्टम कंटेन देन वन कंपाउंड, एक ही कंपाउंड होते हैं, एक से ज़्यादा एक ही फेज में. और जिसमें पार्टिकल्स का साइज होता है वो कितना होता है? 10 to the power -7 to 10 to the power -8. सॉल्यूशन मिलके किससे बनता है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट कम ज़्यादा अमाउंट में. अब बात आती है सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है. तो सॉल्यूट क्या होता है? अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूट. वो होता है जो घुलता है. ठीक है, या ध्यान से सुनना. सोल्यूट क्या होता है? जो घुलता है. सोलवेंट क्या होता है? जो घोलता है. सोल्यूट क्या होता है? जो घुलता है. और सोलवेंट क्या होता है? जो घोलता है. तो अगर मैं वाटर शुगर का सॉल्यूशन लूँ तो पानी में चीनी घुलती है, ये चीनी में पानी में चीनी घुलती है ना, शुगर डिजोल्व होती है. तो मेरे जो यहाँ पे वाटर है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. जो शुगर है वो क्या है? सोल्यूट है. ऐसे ही अगर मैं वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन लेती हूँ तो मेरा वाटर क्या है? वहाँ पे सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट है वो क्या है? मेरा सोल्यूट है. ओके, यू गेट माई पॉइंट. ओके, अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज द कंपोनेंट दैट हैज द सेम स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज ऑलवेज इन लार्ज अमाउंट. देखो, या ऐसे भी याद कर सकते हो, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट. ठीक है, जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सोलवेंट. अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन को किस किस आधार पे डिफरेंशिएट किया गया. बट उससे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़. सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसकी डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, इसमें गाढ़ापन कितना है, क्या सरफेस टेंशन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. ठीक है, ये सब कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी? सॉल्यूशन की, जो कि कांस्टेंट नहीं रहती और टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होती रहती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्या होती रहती है? टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. दीज प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूसली ये क्या होती हैं? जैसे आप उनका कंपोजिशन, उनका कंसनट्रेशन चेंज करोगे तो जो उसकी डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी होगी, सरफेस टेंशन होगी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सब भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर हेयर टू क्लासीफाई द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं. कैसे क्लासीफाई करेंगे?
जो फर्स्ट बेसिस है किस बेस पे है, ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की क्या क्वांटिटी है, सोल्यूट ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, ठीक है, या सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे डिसोल्व हो रहा है, इन सबको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता भी लग गया होगा, हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो जिसमें सोल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा, ओके, इसमें सोल्यूट कम और सोलवेंट ज़्यादा, वो हमारा क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात आती है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा और सॉल्वेंट की कम, वो हमारा क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो आइए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट घुल सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस लो, 100 डिग्री सेल्सियस पर नमक में, वो पानी में कितना नमक घुल सकता है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उस पे पानी में जितना नमक घुल सकता है, ठीक है, वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड क्या होता है कि सपोज हम नमक डालते जा रहे हैं और अब वो घुलना बंद हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो घुलना बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। जब हम अपने सोल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होती जा रही है तो वो तो कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़े, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़े, तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये थे हमारा किसके बेसिस पे, ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इसके बेसिस पे। अब जो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं, और ये सब बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब दो फेज से मिलके बने हैं, या तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, इस तरह से मिलके बनते हैं, हमारे से ज़्यादा नहीं बनते। जैसे कि अगर सॉलिड सॉलिड आपस में डिसोल्व होते हैं, तो सॉलिड सॉलिड अगर आपस में मिक्स होते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो कैसे बनते हैं, जैसे एलॉयज। हमारे एलॉयज क्या हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब हमारे सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड की बात करूँ, बहुत है, अभी तो हमने डिस्कस किए हैं, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर सॉलिड सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो एलॉयज बनते हैं, ठीक है, सॉलिड में लिक्विड करते हैं जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इस तरह से बनते हैं। और अगर गैस में सॉलिड मिल जाए, जैसे हमारा जो हवा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है, या उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, तो वो डस्ट बना लेते हैं, स्मोक बना लेते हैं। और अगर लिक्विड में सॉलिड, तो बटर बन जाता है। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। लिक्विड लिक्विड, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन वाटर, ऑयल इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। और जब लिक्विड में गैस पार्टिकल्स मिल जाते हैं, गैस पार्टिकल्स में लिक्विड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जैसे हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है मॉइस्चर की, तो उसे हम फॉग बोल देते हैं। जब सॉलिड में गैस मिक्स होती है, हाइड्रोजन गैस। ओके, गैस लिक्विड का एग्जांपल सोडा वाटर होता है। गैस गैस का क्या होता है, हमारी एयर, हमारी हवा है इसका तो एग्जांपल, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं होती। क्लियर है आपको? इतना क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इस रिस्पॉन्स तो मुझे आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, आप लोगों को कॉल करने का, मैसेज करने का भी कुछ बेनिफिट नहीं है। तो चलो हम आगे देखते हैं। जो हमारी क्या है, 9 टाइप्स हैं सॉल्यूशन के। आउट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे 3 हैं वो बहुत कॉमन है और वो हम पढ़ते हैं। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स होता है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का हमारा एग्जांपल क्या होगा, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, अल्कोहल, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, अब बात आती है एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। एक्वा वर्ड कहाँ से आता है, हमारा वाटर से आता है। वो उस तरह के सॉल्वेंट, इस तरह के सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट हमारा क्या हो, वाटर हो, वो क्या कहलाता है, एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, सोचिए। अरे उल्टा है जस्ट, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होता,
इसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे उसमें हमारा क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, टोलविन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। बस द पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे वाटर नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ मेथड होते हैं कि हमारे सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है हमारा मास परसेंटेज। क्या आता है, मास परसेंटेज, और परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं, जिसको हम W/W से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। सिंपल, बस याद रखो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, यही हमारा क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। या इसको कैलकुलेट करना ही हमारा मास परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इन मास परसेंट। ओके, कंसंट्रेशन इन मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज निकालते हैं तो जाहिर सी बात है 100 तो आएगा ही। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोल्यूशन, और इसको जो हमारा ये रेशियो है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए। अगर ये पॉइंट्स अब वीक रह गए तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम जैसे डिनोट करते हैं काई ए, इसको हम काई बोलते हैं। काई ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, मतलब दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, तो ए से हम मास ऑफ सॉल्यूट और बी से हम मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कर देते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, यूरिया 100 ग्राम यूरिया कितने सॉल्यूशन में घुला हुआ है, कितना यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक है, जैसे कि देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया है। अगर यूरिया 10 ग्राम है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना रह गया है, जो सॉल्वेंट है 90 ग्राम। सॉल्यूशन 100, कोई भी चीज़ 100% ही तो होती है। 100% में हमें देखना है इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। अब सपोज अगर उसमें सॉल्यूट हमारा 10 हो गया तो सॉल्वेंट जाहिर सी बात है 90 होगा, तभी तो वो 100 होगा। ओके, बात आता है परसेंट बाय वॉल्यूम। वहाँ पे हम मास निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन परसेंट 100 ml ऑफ वहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट हमारा डिजोल्व है, यही क्या कहलाता है, हमारा परसेंट बाय वॉल्यूम कहलाता है, जिसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 100। ओके, बताता है मास और वॉल्यूम जब हमें एक साथ निकालना है, अभी कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो इसमें क्या करते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। इसमें हम जो सोल्यूट का मास है वो ग्राम्स में लेंगे, और जो सोल्यूशन है वो मिलीलीटर ml में लेंगे। सोल्यूट है वो ग्राम्स में होगा, और जो हमारा सोल्यूशन है वो ml में होगा। फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट हमारा ग्राम्स में होगा, सोल्यूशन हमारा ml में होगा बाय 100। ओके, अब बात आती है ppm। ppm आप बहुत जगह लिखा हुआ देखते हो, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। हम किसमें इसकी जो रिप्रेजेंटिंग पावर है वो क्या है, 10 to the power 6। अगर मैं कहती हूँ वो चीज़ मेरी इतने ppm में है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 to the power दिस ppm। ओके, पार्ट्स पर मिलियन का देखते हैं, व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन, जब कोई चीज़ बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है जिसको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, इसको हम ppm में डिनोट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 to the power 6। क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 to the power 6 होता है। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि हमें पॉल्यूटेंट्स का मेजरमेंट करना होता है, डस्ट पार्टिकल्स का, ठीक है, इस तरह से, या हम किसी चीज़ का कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं तो भी हम ppm का यूज़ कर सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है सिटीज़ में, वो हमारा ppm में ही क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि 10 ppm सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड डिजोल्व है हमारी, या 10 ml ऑफ SO2, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए हुए हैं जो आप कर सकते हैं, ये मैं आपको नोट सेंड करूँगी। बात आती है मॉल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सिंपली याद करो, मोल्स ऑफ
वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास अपॉन मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्वेंट। जैसे Na मेरा क्या हो गया, कोई ए कंपोनेंट हो गया और सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट से मिलके बना है तो ABC हो गया है। ऐसे हम B का भी निकाल सकते हैं, C का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? और बाद में क्या करो, कैलकुलेट कर दो। तो बात आती है मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने नंबर, अब काउंटिंग आ गई है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है हमारे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब तक हम 100 पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं 1000 ग्राम। हाउ मच ऑफ सॉल्वेंट या फिर हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज मोलैलिटी and molality is denoted as by small m formula या representing like that number of moles of solute upon mass of solvent। moles of solute ग्राम में होंगे और mass of solvent हमारे किलोग्राम में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मोलैलिटी हमारी इसकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसकी एक बहुत इजी मेथड है किसी भी यूनिट को या किसी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। बात है मोलैलिटी में और सोल्यूबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखते हैं, जो सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता की कोई सब्सटेंस कितना डिजोल्व हो सकता है, कितने अच्छे से डिजोल्व हो सकता है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है हमारी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होते हैं। ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने हमारे क्या होते हैं, सोल्यूट के नंबर डिजोल्व होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। इस तरह से मोलैरिटी जो हमारी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है और टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। जो इस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड होती रहती है उन्हें कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये किस पे डिपेंड रहती हैं, अमाउंट पे डिपेंड नहीं रहती। ठीक है, बात आती है वो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन, जो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि क्या होता है। ये रहा हमारा रिलेशन, और ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं हम कॉलिगेटिव। व्हाट इज कॉलिगेटिव, अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, एक सॉल्यूशन की क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। उन पे टेम्परेचर का, वेलोसिटी, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, बस वो डिपेंड किस पे करती हैं आपके, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करें उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। ओके, इस तरह की होती है। आइए हम पहले वेपर प्रेशर को जानते हैं। वेपर प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। देखो, जब हम सपोज हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, पानी को हम गर्म करते जा रहे हैं तो वो बन के उड़ने लगा, हमने उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी हमारे कंटेनर के ऊपर। ठीक है, हमने हमारे कंटेनर के ऊपर क्या ढक दी, एक प्लेट ढक दी है, एक लिड से हमने उसको कवर कर दिया। और क्या रहा, पानी उबलता जा रहा है तो उसमें वेपर्स उठने लगती हैं। तो आप कभी देखोगे तो जो वेपर्स होती है उनकी वजह से क्या होता है, जो प्लेट होती है वो हिलने लगती है, वो ऊपर उठने लगती है। इससे क्या करें, जो वेपर्स है वो प्रेशर बना रही है और ये हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ओके, अब लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर देख लेते हैं हम। लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है,
अगर वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है, कुछ इससे रिलेटेड है ये। देन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी इज एडिड। नॉन वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के नहीं उड़ती, इस तरह की कुछ इम्प्योरिटीज अगर हम हमारे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मिला देते हैं, देखो ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होता है, जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, वो वेपराइज होने लगता है। बट अगर इसमें मैं कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देती हूँ, ठीक है, अगर मैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देती हूँ तो क्या होता है, जो क्या है हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। वो सपोज 95 हो गया, 90 हो गया, और इस तरह को हम क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं इस तरह के फिनोमेना को ही। अब आगे देखते हैं हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। द रेशियो ऑफ लोवरिंग इन, देखो एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशन प्रेशर और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सपोज 95/100, ओके, 95/100 का पहले वो 100 पे बॉयल हो रहा था, लेकिन इम्प्योरिटीज मिक्सअप करते हुए 95 पे बॉयल अप होने लगा। तो यही क्या है, 95/100 का जो रेशियो है वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखते हैं हम रॉयल्स लो। ये रॉयल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान से देखना है। पहले इसको देखो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इस लो के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन से होते हैं, जो भाप बन के नहीं उड़ते, ठीक है, वो सॉल्यूशन या वो सोल्यूट जो भाप बन के नहीं उड़ते, उनका जो क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, उनका जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। किसके इक्वल होता है वो, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जिसको आप कैसे देख सकते हैं, एक मिनट देखिए, इसको हम यहाँ पे ऐसे देख भी सकते हैं, इसको जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका तरीका है, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ओके, इसको ऐसे देखिए थोड़ा जूम करके। ओके, अब बात आती है आइडल सॉल्यूशन की, कि आइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा आपने आइडल सॉल्यूशन क्लास 11th में पढ़ा होगा। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडल विच ओबे रोयल्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोयल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोयल्स लॉ को ओबे करे इन एनी कंडीशन, इन एनी टेम्परेचर, इन एनी प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड आइडल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो किसी भी हालात में हमारा रोयल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड होप सो आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना काम भी पूरा कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।